बैक टू बेसिक एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल पेल्विस के बारे में। फीमेल पेल्विस ओबीजी का टॉपिक है और ओबीजी बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि जीएनएम 3rd ईयर में भी ओबीजी है। पेल्विस को विस्तार से पढ़ने से पहले ये जान ले कि हमारी बॉडी में कहाँ सिचुएटेड होती है। ह्यूमन बॉडी में 4 कैविटी प्रेजेंट होते हैं: क्रैनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी पेल्विस में सिचुएटेड होता है। पेल्विस ब्रिम शेप के बेसिस पे 4 तरीके के होते हैं: गैनेकोइड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपोइड पेल्विस और प्लैटीपेल्वाइड पेल्विस। अब बात करते हैं गैनेकोइड पेल्विस के बारे में। गैनेकोइड पेल्विस राउंड ब्रिम की होती है और यह औसत लंबाई वाली स्वस्थ स्त्रियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस की जो ब्रिम होती है हार्ट शेप की होती है और ये मेल यानी पुरुषों में होती है। एंथ्रोपोइड पेल्विस। एंथ्रोपोइड पेल्विस ब्रिम लॉन्ग ओवल शेप में होती है। ये लंबे कद एवं नैरो यानी संकरे कंधे वाली स्त्रियों में पाई जाती है। यह पेल्विस लेबर के दौरान किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज उत्पन्न नहीं करती है। फिर भी यह पेल्विस चाइल्ड बियरिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है। फोर्थ पेल्विस है प्लैटीपेल्वाइड पेल्विस। फ्लैट पेल्विस होती है जिसकी ब्रिम किडनी शेप की होती है। यानी कुल मिला के गैनेकोइड पेल्विस ऐसी पेल्विस होती है जो चाइल्ड बियरिंग के लिए जरूरी है और जिसका ब्रिम राउंड शेप का होता है। पेल्विस शरीर के स्केलेटल सिस्टम का ही एक भाग होता है जिसका प्राथमिक कार्य मनुष्य को गति प्रदान करना है। इसके साथ ही फीमेल की पेल्विस गर्भावस्था के दौरान बच्चे को संभालने या यूँ कहें तो चाइल्ड बियरिंग के लिए अनुकूलित होती है और इस अनुकूलन के ही वजह से इसकी चौड़ाई मेल पेल्विस से अधिक होती है और इसकी ब्रिम अधिक गोलाकार होती है। फंक्शन के बारे में कि जो फीमेल पेल्विस होती है इसका फंक्शन क्या होता है। पहला पॉइंट ये है कि एक महिला में गर्भावस्था के दौरान शिशु को यूट्रस में या फिर सामान्य अवस्था में बनाए रखने में मदद करती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फीमेल पेल्विस की वजह से शिशु का जन्म के समय आसानी रहता है। और थर्ड पॉइंट या फंक्शन कह सकते हैं ये है कि प्रसव यानी लेबर के दौरान शिशु को इंजर्ड होने से बचाने में भी हेल्प करती है। स्ट्रक्चर के बारे में कि जो फीमेल पेल्विस होती है या फिर जो पेल्विक गर्डल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पेल्विक गर्डल का जो फॉर्मेशन होता है मुख्यतः 4 बोन से होता है जिनमें 2 हिप बोन होते हैं या फिर जिसे इनुमिनेट बोन भी कहते हैं। एक सैक्रम और एक कॉकिक्स होता है। हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स पेल्विक गर्डल के। अब बात करते हैं इनुमिनेट बोन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि जो पेल्विक गर्डल होता है इनुमिनेट बोन, कॉकिक्स और सैक्रम से मिलकर बना होता है। तो पहला हमारा है इनुमिनेट बोन। इनुमिनेट बोन की जो संख्या होती है 2 होती है। ये बोन शेप जो बड़ी चपटी अनियमित आकार की होती है। प्रत्येक इनुमिनेट बोन यानी दोनों इनुमिनेट बोन 3 बोन के संयोजन से मिलकर बनी होती है: इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। इलियम इनुमिनेट बोन का सबसे ऊपरी फैला हुआ भाग होता है। इलियम बोन का ऊपरी सिरे को इलियक क्रेस्ट कहते हैं। इलियम बोन में 4 कटक या फिर 4 स्पाइन पाए जाते हैं जिसका नाम है एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इलियम बोन पीछे की ओर सैक्रम बोन से जुड़ी होती है तथा सैक्रो इलियक ज्वाइंट का निर्माण करती है। इस सैक्रो इलियक ज्वाइंट के नीचे सिएटिक नॉच पाई जाती है। इस सिएटिक नॉच के स्थान से ब्लड वेसल्स और सिएटिक नर्व्स गुजरते हुए पीछे की निचली भुजाओं में जाती। इलियम बोन के अंदर एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे इलियक फोसा कहते हैं। ये था हमारा इलियम। अब बात करते हैं इस्चियम के बारे में। इस्चियम इनुमिनेट बोन का सबसे निचला भाग होता है। इस अस्थि के पीछे भाग पर इस्चियल ट्यूबरसिटी नामक संरचना पाई जाती है जो व्यक्ति को बैठने की स्थिति में शरीर के संपूर्ण भार को संभाले रखती है। इस्चियम बोन के पिछले भाग पर एक और अन्य संरचना भी पाई जाती है जो इस्चियल स्पाइन। बात करते हैं प्यूबिस बोन के बारे में। प्यूबिस बोन इनुमिनेट बोन का निचला एवं आगे का भाग होता है। दोनों इनुमिनेट बोन की अलग अलग प्यूबिस बोन आपस में जिस स्थान पर आके जुड़ती है उस स्थान को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। प्यूबिस एवं इस्चियम के बीच में एक बड़ा सा ओवल शेप छिद्र होता है जिसे ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। इस ऑब्टूरेटर फोरामेन में से ब्लड वेसल्स एवं नर्व्स गुजरती हुई आगे की ओर से निचली भुजाओं में चली जाती है। इनुमिनेट बोन की प्रत्येक तीनों बोन्स इलियम, इस्चियम और प्यूबिस आपस में मिलकर के एक गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे एसिटाबुलम गुहा कहते हैं और इस एसिटाबुलम गुहा में फीमर बोन की हेड यानी शीर्ष भाग फिट रहता है। तो ये था हमारा प्यूबिस बोन। अब बात करते हैं सैक्रम के बारे में। सैक्रम बोन 5 छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। यह सैक्रम बोन ट्रायंगुलर शेप की होती है अर्थात यह बोन ऊपर की तरफ से चौड़ी और नीचे की तरफ से नैरो यानी संकरा होती है तथा पेल्विस के पिछली भाग भी बनाती है। सैक्रम बोन दोनों तरफ से इलियम से जुड़ी होती है तथा सैक्रो इलियक ज्वाइंट का निर्माण करती है। यह इलियम भी इनुमिनेट बोन का ही एक भाग होता है।
सैक्रल वर्टिब्रा ऊपर की ओर लंबर वर्टिब्रा से तथा नीचे की ओर कोकिक्स से जुड़े रहते हैं। सैक्रल वर्टिब्रा में आगे की ओर 4 छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें सैक्रल फोरामिना कहते हैं। सैक्रम के ऊपर की ओर एक उभार होता है जिसे सैक्रल प्रोमिनेंस कहते हैं। कहते हैं कोकिक्स के बारे में। कोकिक्स बोन 4 छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिल के बनी होती है। ये वर्टिब्रा आपस में मिलकर एक संपूर्ण कोकिक्स अनुमिक बोन का निर्माण करती है। कोक्सीजल बोन आकार में छोटी और ट्रायंगुलर शेप की होती है। गर्डल में टोटल ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स और लैंडमार्क्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्रिम के भी डायमीटर अलग अलग होते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं। सैक्रोइलियक ज्वाइंट, सैक्रोकोक्सीजल ज्वाइंट और सिम्फाइसिस प्यूबिस ज्वाइंट होता है। इसके अलावा लिगामेंट्स के नाम जान लेते हैं। सैक्रोइलियक लिगामेंट्स, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, सैक्रोकोक्सीजियल लिगामेंट्स और सिम्फाइसिस प्यूबिस लिगामेंट्स होते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से कितने लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला होता है अपर बॉर्डर ऑफ द सैक्रल प्रोमिनेंट्री, दूसरा होता है आला ऑफ सैक्रम, तीसरा है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन या ज्वाइंट, चौथा है इलियोपेक्टिनियल लाइन, पांचवा है इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस, पेक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये थे हमारे कुछ लैंडमार्क्स जो पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होते हैं। गर्डल की जो ब्रिम होती है उसके डायमीटर भी अलग अलग होते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है वो इनलेट ब्रिम होता है, बीच में कैविटी होती है, और जो बाहर का नीचे की तरफ सरफेस होता है वो आउटलेट ब्रिम होती है। तो जान लेते हैं कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, ओब्लिक और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं वो कितने कितने होते हैं। तो पहले बात करते हैं इनलेट ब्रिम के बारे में। इनलेट ब्रिम की एंटीरियर, पोस्टीरियर जो डायमीटर होती है 11 सेंटीमीटर होती है, ओब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर होती है और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं कैविटी के एंटीरियर, पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में। ये 12 होती है। ऑब्लिक डायमीटर कैविटी की 12 होती है और ट्रांसवर्स डायमीटर भी कैविटी की 12 ही होती है। अब बात करते हैं आउटलेट ब्रिम के बारे में, जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर 11 सेंटीमीटर होता है। करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे पेल्विस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हालांकि हम लोग पहले ही से पेल्विस के जो ब्रिम शेप के बेसिस पे कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ चुके हैं। गायनेकोइड पेल्विस, एंड्रोइड, एंथ्रोपोरॉइड और प्लैटीपेल्वाइड होते हैं। पर यहाँ पे हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस में डिवाइड किया गया है। फाल्स पेल्विस जो होता है गायनेकोलॉजिकल उद्देश्य से फाल्स पेल्विस का कोई विशेष उपयोगिता नहीं होता है, कोई ना ही यूज़ होता है। केवल इसका मुख्य कार्य ये होता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को प्रेगनेंसी के दौरान सहायता प्रदान करता है। जबकि जो ट्रू पेल्विस होती है यह पेल्विस का निचला भाग होता है जो इस्चियम, प्यूबिस और सैक्रम से मिल के बना होता है। गर्भावस्था के दौरान की दृष्टि से ट्रू पेल्विस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये बच्चे को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के साथ साथ ही उसे बाहरी चोट या इंजरी से भी रक्षा करती है। और ट्रू पेल्विस का जो आउटलेट भाग होता है वो बच्चे के जन्म के समय इसमें गुजरने के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध करवाता है। तो गाइज ये रहा हमारा फीमेल पेल्विस। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसे लगी? ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। थैंक यू।